हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सम्राट एसएसटी क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप लोग का क्लास 10 एसएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आज हम लोग एसएसटी के अंतर्गत इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका पार्ट 11 है। यानी इससे पहले के 10 वीडियो में इससे पहले वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं और पार्ट 10 में हम लोग गैरिबाल्डी के बारे में समझे थे और इस पार्ट में भी गैरिबाल्डी के बारे में समझेंगे। और इसी पार्ट के बाद हमारा इटली का एकीकरण जो है पूरा हो जाएगा और इसके बाद इटली का एकीकरण समाप्त हो जाएगा। और यही जो है इसमें इटली के एकीकरण में कौन कौन से क्रांतिकारी और कूटनीतिज्ञ भाग लिए थे उसके बारे में समझेंगे। और इसके बाद फिर इटली का एकीकरण के बारे में चर्चा नहीं होता है, तो ये जो वीडियो है ये इटली के एकीकरण का सबसे लास्ट पार्ट है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये गैरिबाल्डी के बारे में पार्ट 2 है, क्योंकि गैरिबाल्डी के बारे में इससे पहले वाले फर्स्ट वीडियो में हम लोग गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो भी गैरिबाल्डी जब अपना सारा धन संपत्ति अपने राष्ट्र को समर्पित कर एक किसान की भांति यानी किसान जैसा जीवन जीता है, साधारण जीवन जीने लगे, उसके बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे कि जब वो किसान की भांति जीवन जीने लगे तो आखिर क्या हुआ, उसके बाद गैरिबाल्डी के साथ क्या क्या हुआ, यही आज हम लोग पढ़ेंगे। गैरिबाल्डी के बारे में पार्ट 2 है और पूरा वीडियो का ये पार्ट 11 है। इससे पहले वाले हम लोग 10 वीडियो को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गैरिबाल्डी का पार्ट 2 यानी गैरिबाल्डी के बारे में दूसरा भाग, जब वो किसान की भांति अपना जीवन समर्पित कर गए, मतलब किसान की भांति जीवन जीने लगे। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद यही था कि त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी। यानी इनका जो जीवन है एक प्रेरणादायक है और इनके जीवन से त्याग और बलिदान की भावना की भी उत्पन्न होती है। और वही त्याग और बलिदान की भावना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एक उत्पन्न, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का जो समर्पित करने वाला त्याग और बलिदान की जो भावना है उसको देखने को मिला था। इनके बारे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय चर्चा होने लगी कि इटली के एकीकरण में भी कोई ऐसा था जिसने अपने राष्ट्र के लिए अपना धन समर्पित कर दिया और खुद एक साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगा। तो वही है कि गैरिबाल्डी के त्याग और जो बलिदान की भावना है उसके कारण गैरिबाल्डी का जो चरित्र है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी। ये क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है कि गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी, तो गैरिबाल्डी की जो जीवनी है वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि लाला लाजपत राय को गैरिबाल्डी की पूरी जीवन की जो कार्यप्रणाली है बहुत अच्छी लगी थी और खासकर अपने देश के लिए अपना पूरा धन समर्पित करने के लिए, अपना पूरा जीवन का जो कार्य है पूरा अपने देश के लिए लगाने के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खूब चर्चित हुई थी। और इनकी यही भावना भारतीयों को बहुत अच्छा लगा था, जिसके कारण लाला लाजपत राय ने इनकी पूरी जीवनी को समझा और उसको अध्ययन किया और इसके बाद उनकी पूरी जीवनी को लिखा। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि गैरिबाल्डी का जो जीवनी है उसको किसने लिखा, तो गैरिबाल्डी की जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखा था, जिसमें लाला लाजपत राय ने अपनी जीवनी में गैरिबाल्डी के संपूर्ण जीवन का, यानी गैरिबाल्डी का संपूर्ण जीवन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था और उन क्या क्या कार्य किए थे इटली के एकीकरण के लिए, उन सभी को गहराइयों से लिखे थे लाला लाजपत राय। इसीलिए इनको लाला लाजपत राय को गैरिबाल्डी के जीवनी को लिखने के लिए जाना जाता है। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। यानी एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो काबूल है, यानी काबूल का मतलब काउंट काबूल जो है,
काउंट काबूर जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। तो जो काउंट काबूर है उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबूर का मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन आया भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को याद करना चाहिए। काउंट काबूर जो है इसका मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। और जैसे ही काउंट काबूर की मृत्यु हो गई, इटली के एकीकरण से पहले ही यानी 1862 ईस्वी में भी दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। यानी काउंट काबूर ने भी अपने तरह से यानी अपनी स्थिति के अनुसार इटली के एकीकरण करने को चाहा था और उसमें बहुत अहम योगदान दिया था। अपनी कूटनीति के कारण ही जो इटली की समस्या थी संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था। और इसने इटली के एकीकरण करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती भी की थी, जिसमें 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध में बिना कहे इसने फ्रांस की सहायता की थी ताकि फ्रांस इसके साथ हो। और फ्रांस ने भी सार्डिनिया और पिडमाउंट के समय काउंट काबूर का सहयोग दिया था। जिस तरह से इसने फ्रांस से दोस्ती की थी, यूरोप है उसका एकीकरण करने के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, तो ये भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बनाने में सबसे कुशल प्रयोग या कुशल कर सकते हैं सहयोग दिया था वो काउंट काबूर था। और यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था, लेकिन इसके दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है, जिसके कारण इसका जो सपना था इटली को एकीकरण करते हुए देखने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया और वो इटली को एकीकरण होते हुए नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं 1870 से 71 ईस्वी में फ्रांस और प्रगा के बीच युद्ध छिड़ गया। यानी रोम तथा वेनेसिया दो शहर थे, रोम और वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण। इसके बाद जो भी इटली का एकीकरण बचा था काउंट काबूर के मृत्यु के बाद, रोम और वेनेसिया के रूप में विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। यानी काउंट काबूर का मृत्यु हो गया, इसके बाद भी रोम और वेनेसिया दो शहर थे, इसके रूप में विक्टर इमैनुअल ने इटली का एकीकरण किया, स्वयं किया। यानी इसके बाद जो भी बच गया था काउंट काबूर के बाद, उसको विक्टर इमैनुअल ने करने का प्रयास किया, जिसके कारण रोम और वेनेसिया का इटली में एकीकरण में एक अहम योगदान है। इसका भी एकीकरण हुआ था इटली के एकीकरण के समय। इस इटली के एकीकरण में ही दोनों शहर को मिला लिया गया था। इसके बाद 1870 और 71 ईस्वी में फ्रांस और प्रगा के बीच युद्ध छिड़ गया। यह भी क्वेश्चन है कि कब फ्रांस और प्रगा के बीच युद्ध छिड़ा था। तो 1871 और 72 ईस्वी में फ्रांस और प्रगा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। और उस समय जैसे ही 1870-71 में युद्ध छिड़ा था फ्रांस और प्रगा के बीच, उस समय फ्रांस के लिए अलेक्जेंडर जो पोप है उसका संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी में जो वेटिकन सिटी उसका किला है वहां पर बंद कर दिया था। और जब युद्ध हुआ था तो फ्रांस जो है अलेक्जेंडर पोप का संरक्षण नहीं कर पाया। तो जो पोप है अपनी सुरक्षा के लिए विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। विक्टर इमैनुअल पता चल गया कि फ्रांस अभी युद्ध में व्यस्त है, वो अलेक्जेंडर पोप का संरक्षण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इस परिस्थिति का लाभ उठाया था विक्टर इमैनुअल ने। और विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर दिया। और जो अलेक्जेंडर पोप है अपनी सुरक्षा के लिए वेटिकन सिटी के अंदर जाकर बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर जब विक्टर इमैनुअल इस परिस्थिति का लाभ उठाया था तो पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर दिया था। तो जो विक्टर इमैनुअल है पोप के राजमहल को छोड़कर, राजमहल को छोड़ने का मतलब यही है कि जो अलेक्जेंडर पोप है अपने राजमहल वेटिकन सिटी जो है किले के अंदर बंद था, इसलिए जो पोप के राजमहल को छोड़कर ये खुद पोप जो है वेटिकन सिटी के किले में बंद था, यानी अपने राजमहल में बंद था, इसलिए वहां के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना दी।
इसीलिए जो इसका राजमहल है उसको छोड़कर जितने भी बाकी क्षेत्र थे उसको इटली में मिला लिया। और इसको ये जो नई स्थिति उत्पन्न हुई थी, मतलब वो जो है स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि जो रोम है उसका इटली में पूरा मिल गया है, रोम जो है पूरा इटली में मिल गया है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया था। इस समस्या का अंततः मुसेलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही पोप जो है इस स्थिति को नहीं मानता था कि विक्टर इमैनुअल ने उसके राजमहल को छोड़कर बाकी जो भी क्षेत्र है इटली में मिला लिया है, तो इस समस्या का अंततः यानी इस समस्या को बात विचार करते हुए लास्ट में यानी अंततः मुसेलिनी द्वारा, मुसेलिनी कौन है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि मुसेलिनी एक सलाहकार है। यहाँ पर मुसेलिनी द्वारा निदान हुआ, उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति यानी जो मुसेलिनी है पोप के साथ समझौता करता है और वेटिकन की जो स्थिति है उसको यह जाकर बताता है कि अलेक्जेंडर पोप को अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए कि रोम जो है इटली में मिल चुका है। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजीनी, काबूल, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि है। यानी 1870-71 में हुआ था और 1871 ईस्वी तक इटली का जो एकीकरण है यानी बहुत पहले से इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था और अंततः 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण जो है मेजीनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के कारण पूर्ण हुआ। और इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि 1871 ईस्वी के तक इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, जिसमें कई सारे राष्ट्रवादी नेताओं जैसे गैरिबाल्डी हो गया, काउंट काबूल हो गए, मेजिनी हो गया और इसके बाद कुछ शासक जो थे जैसे विक्टर इमैनुअल, इन सभी की सहायता से विक्टर इमैनुअल भी अपने तहत बहुत सारे राज्यों का एकीकरण करने का प्रयास किया। इसमें रोम हम लोग को प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो वहां पर पोप को कैसे उसने किले में बंद करने की स्थिति में ला दी और इस तरह से इटली का एकीकरण करने में अपना सहयोग दिया। और इन सभी के कारण इटली का एकीकरण हो सका। और इन सभी घटनाओं के पार्श्व में, इन सभी घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप से पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना का सर्वोपरि है। राष्ट्रवादी चेतना, इन सभी में अगर राष्ट्रवाद की चेतना नहीं होती तो शायद इटली का एकीकरण नहीं होता। तो इस तरह से 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण जो है संपन्न हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया था, जिसमें हम लोगों ने मेजिनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद काउंट काबूल कौन था इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, इसके कार्य क्या थे इसके बारे में पढ़ा। और इसके लास्ट में जो सबसे अहम था गैरिबाल्डी के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिया, जिसका पार्ट 2 भी था। और इस तरह से इटली के एकीकरण क्यों जरूरी था और उसका इटली के एकीकरण का यूरोप से क्या संबंध था और किस तरह से इटली की समस्या को पूरे यूरोप को समस्या बनाया गया और किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, यह हम लोग समझ चुके हैं। और आगे की वीडियो में यानी पार्ट 12 में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स।